हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की आपके लिए। हमने शुरू कर दिया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी। ठीक है, हमने खत्म कर लिए थे कई सारे टॉपिक। अब ये उसकी आखिरी वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कवर करेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन कवर करेंगे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आउटसोर्सिंग आता है, ठीक है, और अप्रेजल यानी मेरिट डिमेरिट जो भी एलपीजी के हैं। ठीक है, मेरिट डिमेरिट किसके? एलपीजी के। यहां पर ये हमारी चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी और यहां पर चैप्टर खत्म होगा। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लो भाई। छोटा सा रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था कि 1991 में हमने कवर किया था क्या कि 1991 में इंडिया में क्या हो गए थे? इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस की कगार पर खड़े थे हम लोग, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म होने को था। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म होने को था। अब हमने क्या किया? वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा। वर्ल्ड बैंक ने हमें 3 शर्तें रखी, एक लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से हम क्या हुए? ग्लोबलाइजेशन। फिर से ये दोनों क्या थी? ये दोनों स्ट्रैटेजीज थी। क्या थी? स्ट्रैटेजीज। और ये क्या था? आउटकम। कि हम लिबरलाइज्ड हुए, हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, फिर हमने प्राइवेटाइजेशन किया यानी प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ? हम क्या हो गए? हम ग्लोबलाइज्ड हो गए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मींस इंक्रीजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ओवर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओवर गवर्नमेंट सेक्टर। या कहने का ये मतलब है कि आपको पता होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1950 से लेकर 1991 तक जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई उसमें डोमिनेंट रोल किसका रखा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का रखा। सारी की सारी चीजें कौन बना रहा था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बना रहा था। जिसके चलते क्या हुआ? 1990 आते आते हमारा इकोनॉमी डूब गया। ठीक है, हमारे पास कहीं से भी किसी भी सेक्टर से पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा नहीं था। तो प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। या इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख लो, privatization means what? Increasing the role of private sector over public sector। ठीक है, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओवर पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर जो था वो श्रिंक होने लग गया। कैसे? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या था? सब कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना रहे थे। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर व्हिच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। भाई सब कुछ कौन देख रहा था? गवर्नमेंट देख रहा था। अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मैनेज करेगी तो भैया डेवलपमेंट कौन करेगा? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके मत्थे पड़ गया था? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के हाथों, जिसके चक्कर में इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगे क्योंकि पब्लिक सेक्टर उतना कुछ खास कर नहीं रही थी, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन बोला गया, आना पड़ेगा। अब ये प्राइवेटाइजेशन किया कैसे गया? किस तरीके से ओनरशिप दे दी गई? किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया? ये होगा इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी परसूट की गई प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। सो इट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट तब होता है जब एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जब अपने कंपनी के शेयर, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट भी चले गए अडानी के पास, अंबानी के पास, अब एयरपोर्ट एक्वायर कर लिए गए। एयर इंडिया ने क्या बोलते हैं अब टाटा के पास चली गई। तो ये कैसे हुआ? वहां डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। दो तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो पूरी कंपनी बेच दी या तो कुछ स्टेक्स बेच दिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी, अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस जो है, उन सबको धीरे धीरे प्राइवेट के पास किया गया। कैसे किया गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। देखो क्या डेफिनेशन है, कह रहा है इट हैपेंस व्हेन अ गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अच्छा,
अब डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों गया, क्यों प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया? इसकी देखो दो वजह थी। पहली चीज, प्राइवेट सेक्टर कहीं से कोई प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा था। क्यों नहीं करके दे रहा था? क्योंकि दूसरी वजह आती है क्योंकि मैनेजरियल एफिशिएंसी नहीं थी, लोग लेथार्जिक हो गए थे, कमाई हो ना हो, प्रॉफिट जनरेट हो ना हो, लोगों की सैलरी आ रही थी, इसलिए वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही थी, और कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन थी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब एक बात बताइए, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही इकोनॉमी में है तो कंपटीशन किस बात का? जब कंपटीशन नहीं होगा तो किसी को प्रॉफिट की भूख ही नहीं होगी, राइट? तो इन सारी चक्करों के चलते हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डूब गए, पीएसयू सारी चली गई। तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया गया? क्योंकि जो कमियां थी वो दूर की गई। क्या कमियां थी? पहले प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो टू इंप्रूव प्रोडक्शन। दूसरी कमी थी मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया, ठीक है। तो पहले लिबरलाइज हुए। लिबरलाइजेशन में क्या किया? सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, बैरियर्स वगैरह, सारे लाइसेंस वगैरह डीरेगुलेशन कर दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया। फिर प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया कि अब आइए, अब प्राइवेट सेक्टर आएगा, डायरेक्टली काम करेगा फ्रंट टू फ्रंट विद द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और कैसे किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप देखोगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात आ जाएगी या डिसइन्वेस्टमेंट की बात आएगी, तो एक टॉपिक हमेशा आपको चढ़ा रहेगा। वो कौन सा है? जब महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न की बात आती है। ऐसे सुनिएगा, हुआ क्या था। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो सारी ही इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की नहीं बेच दी गई थी। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसे थी जो कि इनकम जनरेट कर रही थी, तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव आ दिया गया। कैसे आया गया? गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देना प्रोवाइड कर दिया। ऑटोनॉमी मतलब राइट टू टेक डिसीजन, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। गवर्नमेंट सिर्फ आपसे एनुअल रिपोर्ट मांगेगी कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी के हिसाब से इंडस्ट्रीज को स्टेटस देना चालू कर दिया। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, इस तरीके से स्टेटस चालू हुआ। तो यही आपके टॉपिक में आएगा कि कितनी महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न बनी और क्या था इनका एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसे की? बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। पहले क्या होता था कि सब कुछ सरकार के हिसाब से करना पड़ता था। अब वो एंटरप्राइजेस जो पैसे जनरेट कर रही थी, जो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, उनको थोड़ी ना दे देंगे पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। हाँ, जो सिक एंटरप्राइजेस थी, बेकार थी, जिनसे पैसा नहीं जनरेट हो रहा था, उनके शेयर्स हमने बेच दिए, उन कंपनी को हमने बेच दिया। लेकिन जो अच्छा जनरेट कर रही थी और जो अच्छा आगे कर सकती हैं, हमने उनमें कोई चेंजेस नहीं किया। हमने बस क्या किया? उनकी पॉलिसीज में चेंजेस कर दिए, उनको ऑटोनॉमी देना चालू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये काम किया। फॉर इंस्टेंस, सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज नवरत्न एंड मिनी रत्न। स्पेशल स्टेटस दे दिए कि आप, ये कंपनी नवरत्न में आएगी और मिनी रत्न में भेल, सेल, गेल, ये सब नवरत्न कंपनीज में आती थी, ठीक है। नवरत्न कंपनीज के पास क्या था? नवरत्न, मिनी रत्न, ये जो स्पेशल स्टेटस वाली जो कंपनियां थी, इनके साथ ये था कि अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ इनसे ये देखती थी कि आपने कितना आखिरी में, साल के अंत में प्रॉफिट जनरेट किया, और बाकी सारा काम किसके हिसाब से होता था? जैसे एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज चलती वैसे ये भी चलती थी, मतलब ऑटोनॉमी पूरी दे दी गई थी। अब गवर्नमेंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही थी हर एक चीज में। तो in order to infuse professionalism and enable public sector undertakings to compete more effectively in the liberalized global environment, government started granting Navratan status to पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरनमेंट, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और कंपटीशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? स्पेशल स्टेटस देना चालू किया। दे वर गिवन ग्रेटर मैन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर मैनेजरियल, देखिए क्या कह रहा है? गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन टेकिंग वेरियस डिसीजन। अब गवर्नमेंट नहीं पूछ रही थी कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, ये सारी चीजें कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट ने पूरी ऑटोनॉमी दे दी थी। गवर्नमेंट ने कहा था अपने हिसाब से काम करो, बस मुझे रिजल्ट ला के दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये कह दिया था। आगे बढ़िए। टू रन द कंपनी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट, ठीक। द ग्रांटिंग ऑफ नवरत्न स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस। जैसे ही नवरत्न स्टेटस मिल गया लोगों को,
इन कंपनीज को, ये कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्शन करने लगी, अपने हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन लेने लगी, ऑटोमेटिकली जो मैनेजरियल एफिशिएंसी पहले नहीं थी वो अचीव होने लग गई। फिर मिनी रतन से, फिर नवरत्न से मिनी रतन, फिर महारत्न, इस तरीके से स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने लग गए। Apart from this, other profit-making enterprises were granted greater operational, financial, and managerial autonomy, and they were referred as mini ratan as on 1st January 2020. ठीक है, कौन अब कितनी मिनी रतन है, सॉरी कितनी महारतन है, 10 महारतन है, 14 नवरत्न है और 74 मिनी रतन है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न क्या केस था। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, दीज आर स्पेशल स्टेटस गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स in which the status described as कि they are given full autonomy including managerial, financial and production operational autonomy। ठीक है, दैट मीन्स कि दे हैव द राइट टू टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, बस गवर्नमेंट साल के अंत में आपसे ये बोलती है कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हो गया हमारा पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन खत्म। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या केस निकल के आया था, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया गया था, नवरत्न मिनी रत्न किस में नहीं हुआ था, ये सारे पॉइंट। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। अच्छा देखो, ग्लोबलाइजेशन का फंडा क्या है? हम कहते हैं हम ग्लोबलाइज्ड हो गए। ग्लोबलाइजेशन का सीधा मीनिंग अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, सीधा मीनिंग अगर जानोगे तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्री, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज? इस स्टेटमेंट का मतलब ऐसा समझिए कि अगर आप सपोज करो कि नेशंस के बीच जो बॉर्डर है वो ना रहे, सब एक हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए, तो क्या फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। कैपिटल मूवमेंट हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। हमारी रिसोर्सेज उनकी, उनकी रिसोर्सेज हमारी, ये सारी चीजें होंगी। ग्लोबलाइजेशन से ये ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन ही है कि आप चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे किसी भी देश, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जब हम लिबरलाइज हुए, हमने सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, बैरियर्स हटा दिए, लाइसेंस वगैरह का सब सारा सिस्टम खत्म कर दिया, फिर हमने प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया कि आओ भैया प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम स्टार्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हम ग्लोबलाइज्ड हो गए। हमने क्या किया, अब भाई टाटा अपना यहां पर भी काम कर रहा है, टाटा की दुकान बाहर भी है भाई। टाटा की एक इंडियन कंपनी जिसकी जर्मनी में भी क्या बोलते हैं फंक्शनिंग हो रही है, जर्मनी में भी उसका काम चल रहा है भाई। रोलेक्स बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में भी सामान बेच रही, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो इट मींस इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। भाई देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना। ठीक है, कैसे? तो रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। भाई जब इंटीग्रेट करोगे तो सारे बैरियर, सारे, मैंने कहा ना, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, जहां भाई कोई भी बाउंड्री ना हो, किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो। अब जब ग्लोबलाइजेशन की बात होगी और इकोनॉमी की बात होगी तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक कैपिटल मूवमेंट और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कब हो सकता है? जब हम ग्लोबलाइज्ड हो जाए, हमने सारे तरीके के ट्रेड बैरियर्स वगैरह हटा दिए। तो दोनों पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार हो जाती है। डेफिनेशन क्या होती है? इट मींस इंटीग्रेटिंग, ऐसे याद कर लो, इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब किस तरीके से? थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड, थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। अब जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो तो एक चीज आती है सामने, क्या? आउटसोर्सिंग। इसके अंदर का टॉपिक क्या आता है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब मैं आपको बताऊं, आउटसोर्सिंग होता है अपना काम किसी थर्ड पार्टी से कराना। ठीक है, अपने बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज, जैसे सपोज करो मैं मोबाइल बनाता हूं, अगर एक मेरी मोबाइल बनाने की कंपनी है तो मेरा काम है मोबाइल मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूं, बेचता हूं, लेकिन कभी किसी मोबाइल में दिक्कत आ जाती है तो उसका कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या होगा,
तो हमने एक कॉल सेंटर की जरूरत है, तो अब ये कॉल सेंटर का काम मैं खुद करने के बजाय मैंने इसका एक डिपार्टमेंट बना दिया और वो डिपार्टमेंट इंडिया को दे दिया है कि अब ये इंडिया में ही कंप्लायंस मैकेनिज्म चलेगा, हमारी कंपनी की जितनी भी कंप्लेन वगैरह होंगी वो सब इंडिया मैनेज करेगा। तो ये क्या है, मेरे बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज है। तो जो भी बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज होंगी, कोर एक्टिविटीज भाई मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है तो ये मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो नॉन कोर एक्टिविटीज होंगी ये मैं थर्ड पार्टी को दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दूंगा। फिर अब ये हर एक चीज में हो रहा है, सिक्योरिटी में हो रहा है, अकाउंट्स में हो रहा है, फाइनेंस में हो रहा है, मार्केटिंग में हो रहा है, हर कोई अपने आप में थर्ड पार्टी स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट पाने के लिए क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी को दे देता है। अब भाई एक एजेंसी है जिसका काम है मार्केटिंग करना, वो सिर्फ मार्केटिंग करती है, तो रादर देन मैं इन हाउस अपनी कंपनी के मार्केटिंग एक डिवीजन बनाने के बजाय कंपनी की मार्केटिंग का काम, प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम एक किसी स्पेशल एजेंसी को दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, वो उस काम में माहिर है, ऑटोमेटिकली मुझे बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। दूसरी चीज, मेरी कोर एक्टिविटीज पे ध्यान ज्यादा जाएगा और नॉन कोर एक्टिविटीज पे कम। ठीक है, तो मेरा जो इनोवेशन है जिस चीज में है उस चीज में ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग, अपना काम दूसरों से करवाना। ठीक है, रिफर्स, अब डेफिनेशन देखो क्या है, इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक, हायरिंग बिजनेस सर्विसेज, अब बिजनेस सर्विसेज है ना, मार्केटिंग इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, की भैया बिजनेस को एक मार्केटिंग की जरूरत है तो भैया ने या तो डिवीजन बना दिया या तो वो काम किसी ऐसी एजेंसी को दे दिया जिसका काम ही है। ठीक, दूसरा क्या है, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी। अच्छा, इंडिया आज की डेट में आउटसोर्सिंग का एक हब बन चुका है। क्या बन चुका है, हब बन चुका है। इंडिया किस तरीके से आउटसोर्सिंग का हब बन गया है, मेरी बात सुनिएगा। इंडिया में क्या है, पहली चीज, अब मैं एक अगर यूएस का मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए यूएस में ही लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, मतलब डॉलर खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में पैसा देंगे तो रुपए में देना पड़ेगा। भाई डॉलर महंगा है, रुपए सस्ता है, और ये मेरे बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटी है। यानी पहली चीज, चीप लेबर अवेलेबल है इंडिया में, सबसे पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आईटी सेक्टर का रिबन कटते ही, मतलब मैंने कहा एलपीजी आते ही, आईटी सेक्टर का रिबन कह रहा हूं, एलपीजी आते ही क्या हुआ है कि एलपीजी के साथ साथ आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में मतलब एक मैसिव ग्रोथ हुई है। ठीक है, आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ, इंडिया आईटी सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है, इतना इतना अच्छा हो गया अपना आईटी सेक्टर। अब दुनिया भर के किसी भी टेक कंपनी के सीईओ को उठा लीजिए, गूगल, ट्विटर, ठीक है, आप किसी को भी उठा लीजिए, सबके सीईओ कौन है, इंडियन बना हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, ये है आईटी सेक्टर की ग्रोथ। ठीक, ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसमें ये बताता है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को इंपैक्ट किया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम जब हुआ तो कई सारे चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज जो है वो ये है, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता था कि भैया लेस देन, इनिशियल स्टेजेस की अगर हम बात करें, इनिशियल स्टेजेस में 40% था, और करंट क्या है, करंट 50 to 100% है। आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 से लेके 100% तक का है, हर एक सेक्टर में अलग अलग। ठीक है, अब इंश्योरेंस में कितना हो गया, 75%, 50 से कितना हो गया, 75%। उसी दिन एचडीएफसी के शेयर्स बढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दिया गया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब आप अपनी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी मार्केट रेट चल रहे होंगे। ठीक है, जो भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट रेट चल रहे होंगे वो अलाउ कर दिया गया था। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट। ठीक है, सेल एंड परचेज, फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेज। अब देखो हमें डॉलर की जरूरत है क्योंकि हमें ऑयल खरीदना है, तो अगर हमें डॉलर चाहिए होगा तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा डॉलर का, हम वो पे करके इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम क्या करेंगे, डॉलर एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे होता, अब ये एक लॉन्ग टर्म चीज है कि आप किस तरीके से डॉलर एक्वायर करते हो, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे रिडक्शन इन टैरिफ, टैक्सेस वगैरह सब खत्म कर दिए गए थे, बहुत ज्यादा गिरा भी देखते, कुछ चीजों में तो ऐसे हो गया था कि खत्म ही कर दिए गए। ठीक है,
विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए थे, जो कोटास लगाए जाते थे वो खत्म कर दिए गए थे, क्योंकि 2001 में मेंबर बन गए थे हम डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके तहत आपको जितने भी रूल, जितनी भी कंट्रीज डब्ल्यूटीओ में आती थी वो डब्ल्यूटीओ के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती थी, जिसमें कोई भी तरीके का कोई भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। ऑटोमेटिकली तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन से इंडस्ट्रीज को कितना फायदा हुआ होगा, हमारे कैपिटल मूवमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई होगी। ठीक है, ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी। अभी जो भी एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या पड़ा, सारे रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स, सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन में क्या पड़ा, प्राइवेटाइजेशन में ये पड़ा कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया ओवर पब्लिक सेक्टर वाया द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करके। फिर ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, कैपिटल मूवमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इन सबको बढ़ावा, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे इन सबको खत्म किया गया और कैपिटल मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इंटीग्रेट किया गया नेशनल इकोनॉमी को विद द इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए भाई, सारी चीजें ऐसी नहीं, कुछ लोग फेवर में थे एलपीजी के, कुछ नहीं थे, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ ये इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज है अब वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या हुआ, इसका सीधा लेना देना किससे है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब एलपीजी आया, एलपीजी के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, जीडीपी बढ़ गई। ठीक, दूसरा स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अच्छा, तुमने जितनी भी चीजें नोटिस करी हैं एलपीजी में, मेजॉरिटी फोकस किस पे था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था। भाई प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, तो स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा हो गया था, पहले नहीं था। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट इसका मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसीज टैक्सेशन पॉलिसीज होती है ना। अब देखो, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम, तो भाई यार डेफिसिट में चल रहा है। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट, अगर मैं ये कहूं फिस्कल डेफिसिट जो था वो लगभग कितना था, 8% के आसपास, 8% ऑफ जीडीपी, जो घट के कितना हो गया आफ्टर एलपीजी, लगभग 4% ऑफ जीडीपी। तो ये हो गया चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, पहले अगर जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा भाई इंपैक्ट आएगा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पे और उतना ही ज्यादा इंपैक्ट आएगा सेविंग पे, और ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंपैक्ट किस पे डालेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, पहले खत्म था। इकोनॉमिक क्राइसिस कब होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस तब होते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम ना के बराबर खत्म होने की कगार पर आ जाए। लेकिन एलपीजी आई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिला, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर गए, हमने डिवैल्यू भी की थी, रुपए की कीमत को भी गिराया था। ठीक है, इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या हुआ, जेब में पैसा आने लग गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लग गया। आखिरी पॉइंट था फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब फ्लो ऑफ फॉरेन मनी, बाहर से लोग आके हमारे पास पैसा लगाने लग गए थे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। लेकिन कुछ नुकसान भी थे, डीमेरिट्स क्या थे। सबसे पहला डीमेरिट ये है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई बात ही नहीं हुई, एलपीजी जो आया। वैसे तो क्यों ही बात होगी, 1950 से लेकर 1990 तक हाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही पैसा लगाया गया था, तो बात भी नहीं हुई थी। लेकिन एलपीजी का कोई भी इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं पड़ा। नेक्स्ट, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो भी एमएनसी थी, हर कोई शहरों में आके ही अपना ऑफिस और अपना इंफ्रा तैयार कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो अर्बन सेक्टर में हो रही थी। रीजनल डिस्पैरिटी नहीं हो पा रही थी, रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, अर्बन और रूरल का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस मतलब सिर्फ एक सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारा बढ़िया चल रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक चल रहा है, एग्रीकल्चर बेकार हो रहा है। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन जैसे हिंदुस्तानी कल्चर जो है वो अलग है भाई। हिंदुस्तान में क्या है, आज भी वैल्यूज एथिक्स मायने रखती हैं, लेकिन यूएस चले जाओगे तो यूएस में यो मैन करते रहते हैं, और यहाँ क्या है,
कि भैया वहां पर वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पर धोती कुर्ता पहनते हैं, वहां पर क्या भाई सूट्स, वहां पर क्या बोलते हैं अपना जीन्स पैंट चलता था। अब धीरे धीरे हम भी इन्फ्लुएंस हो गए, इनफैक्ट मैं खुद ही जीन्स पहना हुआ हूं इस वक्त। तो ये क्या है, ये हो गया आपका कल्चरल इरोजन। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बढ़िया फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सारी चीजें होने लग गई, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि अपनी अपनी वैल्यूज से, अपने एथिक्स से हम थोड़ा थोड़ा पीछे हटते चले गए। ये हो गया कल्चरल इरोजन। अब 4 से 5 पॉइंट मैंने मेरिट्स के बता दिए, 5 से 4 पॉइंट मैंने डीमेरिट्स के बता दिए। अगर आपने इतना याद कर लिया, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।